हरियाणा के करनाल में 3 वाहनों की हुई जोरदार टक्कर। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों का रेस्क्यू किया। बिहार के कटिहार में बिजली की तारों की चपेट में आने से एक ट्रैक्टर धूं-धूं कर जला। एक आदमी ने चलते ट्रक में को नदी में उतार दिया। महाराष्ट्र के नासिक पुणे हाईवे पर अचानक बस में लगी आग। हादसे के बाद सवार सभी यात्रियों को समय रहते हुए सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में परिक्रमा मार्ग में बस में आग लगने से मचा हड़कंप। गनीमत रही कि जिस वक्त बस में आग लगी यात्री सवार नहीं थे। उत्तर प्रदेश के संभल में फिर हुई बुलडोजर कार्रवाई। पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई कर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा मुक्त कराया। महाराष्ट्र के पुणे में हुआ बड़ा हादसा। होते होते टला। बेल्हा जेजरी रास्ते पर कार ने बाइक को मारी टक्कर। कैमरे में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। ट्रॉली बैग से 30 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त की गई। नाइजीरिया की एक महिला गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में शराब के नशे में एक आदमी ने किया हंगामा। मगरमच्छों से भरे तालाब में लगाई छलांग। उत्तर प्रदेश के कानपुर से हैरान करने वाली तस्वीर आई सामने, जिसमें कुछ लोग एक ट्रैफिक के सिपाही की लात घूंसों से पिटाई करते हुए नजर आए। तो वहीं एसएसपी दफ्तर के बाहर भारी हंगामा देखने को मिला। गाजियाबाद में पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की का एक वीडियो सामने आया। 2 पक्षों के झगड़े की जानकारी पर मौके पर पहुंची थी पुलिस की टीम। लोगों ने पुलिस कर्मियों पर लगाया शराब पीकर आने का आरोप। यूपी के गोड्डा में जमीन विवाद की वजह से 2 गुटों के बीच हुई झड़प। संघर्ष के दौरान 3 पुलिसकर्मी घायल। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में चोरी की अजीबोगरीब घटना सामने आई। पहले चोर ने घर से लाखों रुपए के गहने चुराए, फिर उनमें से कुछ गहने कोरियर के जरिए वापस भी कर दिए। असम के गुवाहाटी में फुट ब्रिज के लिफ्ट में एक बच्चा घंटों फंसा रहा। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरीके से बच्चे की जान बचाई। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में थाने के अंदर पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें दारोगा और सिपाही डीजे की धुन पर थिरकते हुए नजर आए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हरियाणा के फरीदाबाद में कुछ महिलाएं एक महिला को पीटती हुई नजर आई। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। उत्तराखंड के काशीपुर में ज्वेलरी शॉप चलाने वाले 3 व्यापारियों के पास धमकी भरा कॉल आने से मचा हड़कंप। व्यापारियों से मांगी गई 50 लाख रुपए की रंगदारी न देने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। बुलंदशहर में मामूली सी बात पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में महिलाओं समेत कई लोग घायल हुए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में मोबाइल फोन चोरी के आरोप में एक लोगों ने लड़की की पिटाई कर दी। वीडियो वायरल होने पर 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के फतेहपुर में मामूली विवाद की वजह से गुंडों ने ग्राम प्रधान के पिता पर हमला किया। घटना के 4 दिनों बाद हुई शख्स की मौत। हमले का वीडियो आया सामने। मुंबई के चैंबूर इलाके में उद्धव ठाकरे गुट के 2 कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। बिहार के मुंगेर में सांस्कृतिक कार्यक्रम में अश्लील डांस का आयोजन किया गया। अश्लील डांस के दौरान पुलिस के जवान ने लुटाए नोट। वीडियो आए सामने। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 का उद्घाटन किया। भारत में निवेश के माहौल को बताया बेहतर। पीएम मोदी आज दिल्ली में गरीबों को घर की देंगे सौगात। पीएम दिल्ली के कालकाजी इलाके में तैयार 3024 फ्लैट का करेंगे उद्घाटन। कुछ लाभार्थियों को फ्लैट की चाबी भी सौंपेंगे। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस पार्टी राम मंदिर बनाना नहीं चाहती थी, लेकिन अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर दिखाई देगा। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रैली कर विपक्ष पर बोला हमला। कहा पहले की सरकार में प्रधानमंत्री सिर्फ गर्मी के सीजन में हिमाचल आया करते थे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव पर बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट 4 नवंबर को होगा जारी। जेपी नड्डा शिमला में जारी करेंगे विजन डॉक्यूमेंट। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की चुनावी रैली। विपक्ष की पार्टियों पर साधा निशाना। संजय राउत की जमानत याचिका पर पीएमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। 9 नवंबर को आएगा फैसला। पीएम के अशोक गहलोत की तारीफ पर सचिन पायलट का सवाल। गुलाम नबी आजाद से की तुलना। कल मानगढ़ में पीएम ने की थी सीएम गहलोत की प्रशंसा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 56 दिन में एक्ट्रेस पूजा भट्ट भी हुई शामिल। राहुल गांधी के साथ यात्रा में पहुंची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अवैध खनन मामले में पूछताछ होगी कल। ईडी ने भेजा समन। मामले में गिरफ्तार आरोपी के पास से मिले सोरेन के बैंकिंग दस्तावेज।
पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। गुजरात के मेहसाणा और आणंद में रह रहे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों को मिलेगी भारत की नागरिकता। जम्मू कश्मीर के पुलवामा और अनंतनाग में सुरक्षा बल के आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़, जिसमें 4 आतंकियों का खात्मा हुआ। भ्रष्टाचार के खिलाफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा एक्शन। रिश्वत के आरोपी डिप्टी एसपी को डिमोट कर बनाया गया दरोगा। 2021 में रामपुर में तैनाती के वक्त का यह पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितिन प्रसाद के इंस्पेक्शन से मचा हड़कंप। अंधेरे में ही पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितिन प्रसाद अधिकारियों को लेकर रोड नपवाते हुए नजर आए। तमिलनाडु के कई इलाकों में बारिश से बुरा हाल। राजधानी चेन्नई में बारिश में यात्रियों को लेकर जा रही बस फंस गई। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने बस स्टाफ समेत यात्रियों का रेस्क्यू किया। पंजाब के बरनाला में फायर ब्रिगेड की टीम को गांव वालों ने बंधक बनाया। खेतों में चल रही पराली बुझाने पहुंची थी फायर ब्रिगेड की टीम। पंजाब के लुधियाना में एक ऑक्सीजन की फैक्ट्री में गैस लीक होने से मचा हड़कंप। एहतियातन फैक्ट्री के आसपास के इलाके को खाली कराया गया। असम के करीमगंज में 50,000 के सिक्के लेकर मोटरसाइकिल खरीदने पहुंचा एक कारोबारी। शोरूम के मालिक से इसकी चर्चा के बाद मोटरसाइकिल देने का फैसला किया गया। मुंबई के पनवेल में मोबाइल फोन का पासवर्ड शेयर न करने पर एक लड़की की चाकू से गोदकर हत्या की गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुंबई के दादर इलाके में एक स्कूल में हुए ब्लास्ट में हादसे में 3 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। ब्लास्ट से स्कूल को पहुंचा भारी नुकसान। महाराष्ट्र के पुणे में एक बस में लगी भीषण आग। अफरा तफरी के बीच 42 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उत्तर प्रदेश के हरदोई में 10 फीट गहरे गड्ढे में गिरी तेज रफ्तार कार। हादसे में 3 लोगों की मौत, एक शख्स गंभीर रूप से घायल। दिन ब दिन खराब होती जा रही है दिल्ली की हवा। बेहद खराब स्थिति में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 354 दर्ज किया गया। पंजाब में नहीं थम रहा पराली जलाने का सिलसिला। नासा ने जारी की तस्वीर। पंजाब में पिछले 24 घंटे में पराली जलाने का सच आया सामने। ट्विटर के नए मालिक एलॉन मस्क का फरमान। ब्लू टिक के लिए करना होगा $8 प्रति महीने का भुगतान। लंबा वीडियो और ऑडियो पोस्ट की मिलेगी सुविधा। डोनास के पश्चिम इलाके में रूस ने SU-25 से किया रॉकेट हमला। हमले के बाद चारों तरफ मची चीख पुकार। युद्ध के दौरान यूक्रेन को जर्मनी की मदद जारी। जर्मनी ने 17 बिग सिस्टम और 72 बंद गाड़ियों की खेप भेजी। और यूक्रेन ने रूस पर लगाए रिहायशी इलाके में फास्फोरस बम से हमले का आरोप। डोनात्स्क के बाखमुत इलाके में बमबारी का वीडियो आए सामने। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं रशिया यूक्रेन युद्ध की। क्या अगले साल दुनिया में बायोलॉजिकल वॉर युद्ध छिड़ने वाला है? क्या 2023 में जैविक युद्ध के जरिए तबाही मचाने की तैयारी चल रही है? और ये सवाल इसीलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही इस जंग में अब बाबा वेंगा की एक भविष्यवाणी वायरल हो रही है। जी हाँ, बाबा वेंगा की इस भविष्यवाणी के मुताबिक अगले साल एक बड़ा देश एक छोटे देश पर बायोलॉजिकल हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। नाइन 11 की सटीक भविष्यवाणी। सुनामी की सटीक भविष्यवाणी। ओबामा के राष्ट्रपति बनने की भविष्यवाणी। पुतिन के विश्व विजेता बनने की भविष्यवाणी। और अब बायोलॉजिकल वेपन के इस्तेमाल की भविष्यवाणी।
धरती पर चल रही जंग का अंत क्या होगा, कितना भयानक होगा और इसका भविष्य में क्या असर होगा, इसका फिलहाल किसी को पता नहीं। लेकिन सालों पहले दुनिया को अलविदा कह चुकी भविष्यवक्ता बाबा वेंगा को शायद सब पता है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही इस जंग के बीच बाबा वेंगा की एक और भविष्यवाणी का जिक्र किया जा रहा है। बाबा वेंगा की इस नई भविष्यवाणी के मुताबिक 2023 में बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल होने वाला है। एक बड़ा देश छोटे देश पर जैविक हथियारों का इस्तेमाल करने वाला है। यानी बाबा वेंगा की भविष्यवाणी की माने तो बिना किसी बारूदी धमाके के दुनिया में तबाही की तैयारी चल रही है, क्योंकि जैविक हथियार यानी बायोलॉजिकल वेपन एक ऐसा हथियार है जो बिना धमाके के किसी भी देश को तबाह कर सकते हैं। मतलब ये कि जब बैक्टीरिया और वायरस का इस्तेमाल जानबूझकर इंसानों में इन्फेक्शन फैलाने के लिए किया जाता है तो इसे जैविक हथियार कहते हैं। जैविक हथियार कम समय में बहुत बड़े इलाके में तबाही मचा सकते हैं। ये लोगों में ऐसी बीमारियां पैदा कर देते हैं कि वो या तो मरने लगते हैं या दिव्यांग हो जाते हैं या फिर दिमागी तौर पर बीमार हो जाते हैं। बुल्गारिया के भविष्यवक्ता बाबा वेंगा के बारे में दावा किया जाता है कि उन्होंने साल 2022 के लिए 6 भविष्यवाणियां की थी, जिनमें से 2 भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। ये भविष्यवाणियां एशिया और ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ बारिश के चलते भारी नुकसान से जुड़ी हुई थी। इतना ही नहीं, बाबा वेंगा ने अमेरिका पर 9/11 के हमले को लेकर सालों पहले भविष्यवाणी कर दी थी, जो सच साबित हुई थी। यही नहीं, थाईलैंड में सुनामी को लेकर बाबा वेंगा की भविष्यवाणी साल 2004 में सच साबित हुई। प्रिंसेस डायना की मौत को लेकर बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की थी, जो सालों बाद सच साबित हुई। सोवियत यूनियन के टूटने के सालों पहले बाबा वेंगा ने बता दिया था कि आगे चलकर सोवियत यूनियन का विघटन हो जाएगा। इसके अलावा बाबा वेंगा ने बताया था कि अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति अफ्रीकी अमेरिकी मूल के होंगे। उनकी ये भविष्यवाणी भी सच साबित हुई थी। बाबा वेंगा आंखों से देख नहीं सकती थी, लेकिन उनके अनुयायी दावा करते हैं कि आंखों में रोशनी ना होने के बावजूद कुदरत ने उन्हें ऐसी शक्तियां दी थी जिसकी वजह से वो भविष्य में होने वाली घटनाओं को देख लेती थी। बताया जाता है कि बाबा वेंगा की अब तक 68% भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। यही वजह है कि अब रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में बायोलॉजिकल वॉर की भविष्यवाणी ने भी जोर पकड़ लिया है, क्योंकि कई बार ये दावा किया जा चुका है कि रूस या यूक्रेन एक दूसरे के खिलाफ ऐसे हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो बिना किसी बड़े धमाके के भारी तबाही मचा सकते हैं। और इस जंग के बीच अब पुतिन को एक ऐसे दुश्मन का सामना करना पड़ रहा है जो जेलेंस्की से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। जी हाँ, बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, जो पुतिन के लिए बाइडेन से भी ज्यादा डेंजरस है। ये वो दुश्मन है जिसने हिटलर को भी खून के आंसू रुला दिए थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर हम किसकी बात कर रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं कड़ाके की ठंड की, जो यूक्रेन में -30 डिग्री तक पहुंच जाता है, जो रूस की इस सेना के लिए और ज्यादा मुश्किलें बढ़ा सकता है। यानी कि एक बड़े खतरनाक दुश्मन से अब इनका सामना होने वाला है। जेलेंस्की से भी बड़ा दुश्मन, रूस की सेना का किलर। बम, गोला, बारूद नहीं, टैंक,
टैंक, मिसाइल, एटम बम भी नहीं। पुतिन की आर्मी के सामने बड़ी आफत। -30 डिग्री वाली लड़ाई। यूक्रेन का विंटर हॉरर। क्या पुतिन बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं? क्या रूस की आर्मी बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाली है? क्या पुतिन का भी हाल फिनलैंड वाली वॉर और हिटलर के ईस्टर्न फ्रंट की हार वाला होगा? क्योंकि यूक्रेन में सर्दी बढ़ने वाली है। ये सर्दी हिंदुस्तान वाली नहीं है। ये सर्दी है जो जमा देती है। ये सर्दी है जो सेना का प्राण सोख लेती है। ये सर्दी है जिसने इतिहास में युद्धों की दिशा और दशा दोनों बदल दी है। यही सर्दी अब पुतिन के सामने सबसे बड़ा जल्लाद बनकर खड़ी है। यही नहीं, अभी और देखिए। मौसम दुनिया की नंबर 2 शक्तिशाली सेना के सामने कैसे चैलेंज बन गया है। कीव हो या खार्किव या हो केरसान, चाहे हो सेवेस्तोपोल हो या फिर लुहांस्क या डोनेस्क, सर्दी आएगी तो सितम लाएगी और जो युद्ध में तबाही होगी उसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। यूक्रेन में सर्दी कैसे पड़ती है इसकी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे कि उससे जन्मी कठिनाइयां क्यों सेना के सामने एक साथ तब 2 दुश्मन बनकर खड़े होंगे। पहला एनिमी सोल्जर और दूसरा हॉरर विंटर। यूक्रेन में ठंड -31 डिग्री तक पहुंचती है। 24 घंटे में 20 इंच तक मोटी बर्फ जमा हो सकती है। जरा सोचिए तब खाई और बंकरों में बैठी रूस की सेना किस तरह फाइट कर रही होगी। और रूस के हालात इस वक्त ऐसे हैं, जो सेना यूक्रेन में लड़ रही है उसके बारे में कहा जा रहा है कि ना तो वो पूरी तरह ट्रेंड है और ना उसके पास ठंड से बचने के पर्याप्त संसाधन है और ना उनके पास हाड़ कपा देने वाली सर्दी में लड़ने के लिए तजुर्बे वाले सैनिकों की तादाद है। और ये सिर्फ रूस के साथ नहीं है, यूक्रेन के सैनिकों के सामने भी अब की बार ठंड भारी पड़ने वाली है। इसकी बानगी देखिए। यूक्रेन में सर्दी से पहले वाली बारिश शुरू हो चुकी है। सर्दी से पहले भारी बारिश को यूक्रेन में रास्पुटिट्सा कहते हैं। इस बारिश में इतना कीचड़ होता है कि टैंकों का मूवमेंट तक रुक जाए। भारी बारिश के बाद अब तापमान लगातार नीचे लुढ़केगा। लुढ़कते तापमान का हासिल आपको हफ्ते 2 हफ्ते में दिखने लगेगा। और एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, यूरोप में ठंड प्रचंड पड़ती है जिसकी शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में रूस और यूक्रेन दोनों सेनाओं के लिए जंग लड़ना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। तो हमने आपको ये बताया कि आखिर देखिए दुश्मन जो है वो यूक्रेन का कौन है, किस तरीके से परेशानियां जो है वो अब यूक्रेन को झेलनी पड़ रही हैं। लेकिन युद्ध के जानकारों का ये मानना है कि ठंड में रूस के सैनिकों का पलड़ा भारी रह सकता है, क्योंकि सर्दियों में रूस ने इस तरह से जंग पहले भी जीत हासिल की है और ये इतिहास रहा है कि ऐसे मुश्किल हालात में भी रूस ने जंग जीत कर दिखाई है। ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों ही इस वक्त जितना अटैकिंग मोड में दिख रहे हैं, आने वाली सर्दियां उनके मिजाज को भी ठंडा कर देने की क्षमता रखती हैं। अत्यधिक ठंड की वजह से फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है, जिसमें शरीर के अंग बर्फ बनकर कटने लगते हैं। इस दौरान जमीन पर बर्फ जम जाती है और टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों का ईंधन टंकी के भीतर ही जम जाता है। मतलब ठंड में सैनिकों के हाथ तो सिकुड़ेंगे ही, उनके हथियार भी बहुत कारगर नहीं रह पाएंगे।
मोर्चे संभाले सैनिकों के सामने ठंड की सबसे बड़ी समस्या होगी खुद को वार्म रखने की। तब उन्हें गर्म कॉफी चाहिए। लेकिन रूस की सप्लाई लाइन का हाल है कि कर्च ब्रिज के टूटने से अभी चरमराई हुई है और सर्दी दस्तक दे चुकी है। हालांकि रूस के मुकाबले यूक्रेन की सेना तजुर्बे में और भी कमतर है। रही बात स्थान विशेष की, तो रूस और यूक्रेन के मौसम में फर्क नहीं है। रूस में भी 5 महीनों की सर्दियां रुला देती हैं और यही हाल यूक्रेन का है। लेकिन रणनीति जानकारों का मानना है कि सर्दियों में रूस का पड़ला भारी रह सकता है। जानकार इसके लिए इतिहास के पन्ने पलटने की सलाह देते हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा जब सर्दी आएगी और रूस युद्ध लड़ रहा होगा। इससे पहले भी कई बार सर्दियों में रूस ने जंग में जीत भी हासिल की है और ठंड ने रूस को हराया भी है। सर्दी रूस के लिए अभिशाप भी है और वरदान भी। 3 शताब्दियों में 3 बार दिमाग को सुन कर देने वाली ठंड ने रूस को बचाया है। 1709 में किंग्स चार्ल्स बारह ने एक बड़ी सेना के साथ रूस पर आक्रमण किया। इतिहासकार इसे द ग्रेट नॉर्दर्न वॉर के नाम से जानते हैं, जिसमें सर्दियों में स्वीडन की सेना को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। 1812 में नेपोलियन के अधीन मजबूत फ्रांसीसी सेना को कठोर रूसी सर्दियों के कारण हार का सामना करना पड़ा। सैकड़ों हजारों सैनिक मारे गए और न सिर्फ ग्रैंड आर्मी नष्ट हुई, बल्कि नेपोलियन के यूरोप पर शासन करने के मंसूबे भी तार-तार हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जून 1942 में जर्मन सेना ने जब रूस पर आक्रमण किया तो पहले साल रूसी सर्दी के कारण उनका पूरा लाव लश्कर बर्फ में जम गया। तीसरी सर्दी यानी 1942 के दिसंबर में जर्मन फौज को रूस से बेदखल कर दिया गया और रूस की लाल सेना ने युद्ध से पहले पोलैंड रूस सीमा को बहाल कर लिया। 1943 की सर्दी में जर्मन सेना को स्टालिनग्राद में रोककर नष्ट कर दिया गया। कुछ जानकारों का मानना है कि पुतिन भी हिटलर वाली ही गलती कर रहे हैं, क्योंकि रूस की सेना यूक्रेन में एक तरह से फंसी हुई है और इस बीच ठंड का कहर शुरू होने वाला ही है। हालांकि सर्दी के सितम के बीच रूस की जीत की कहानी आपने जो अभी देखी उसमें हार की हाहाकार शामिल नहीं है, लिहाजा फिनलैंड और रूस के बीच की एक जंग की डिटेल आपको बतानी जरूरी है। उन्नीस में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ को हिटलर के खिलाफ जर्मनी पर हमला करना था। रास्ता फिनलैंड से होकर जाता था। रूस ने फिनलैंड से रास्ता मांगा, लेकिन फिनलैंड ने रूस से अपनी पुरानी रंजिश के चलते रास्ता देने से इनकार कर दिया। इस पर रूस ने फिनलैंड पर चढ़ाई कर दी। रूस की सेना की संख्या करीब 7,60,000 थी, वहीं फिनलैंड की आर्मी की संख्या सिर्फ 3,40,000 थी। रूस के पास 6,500 टैंक थे, जबकि फिनलैंड के पास महज 32 टैंक थे। रूस के पास 3,880 लड़ाकू एयरक्राफ्ट थे, जबकि फिनलैंड के पास केवल 114 जेट विमान थे। लेकिन फिनलैंड ने रूस को पराजित कर दिया। एक छोटे से देश ने गुरिल्ला वॉर और ठंड से रूस की शक्तिशाली सेना को चित कर दिया। उन्नीस में फिनलैंड और सोवियत संघ के बीच हुए इस युद्ध को विंटर वॉर के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में फिनलैंड के आम लोगों की गुरिल्ला सेना ने मिसाल कायम की थी। दिलचस्प बात यह भी है कि सर्दी में ही यूक्रेन के सोवियत क्षेत्र को मुक्त कराया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जनवरी में ही कीव को जर्मन नियंत्रण से पूरी तरह से मुक्त करा लिया गया था। इसके 77 साल बाद अब जैसे जैसे सर्दी एक बार फिर आ रही है, यूक्रेन उससे डर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि हाड़ कपा देने वाली ठंड रूस की सेना के लिए ज्यादा अनुकूल होगी। यूक्रेन के शासक आशंकित है कि युद्ध लंबा चला तो वो हार जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप में चल रहा है भारत का बांग्लादेश से अहम मुकाबला। एडिलेड में भारत की शानदार बल्लेबाजी जारी। न्यूज 18 इंडिया पर सबसे बड़ी कवरेज। झुग्गीवासियों को केंद्र सरकार की बड़ी सौगात। दिल्ली में 3024 जरूरतमंदों को फ्लैट की चाबी सौंपेंगे पीएम मोदी। कालकाजी एक्सटेंशन में 345 करोड़ की लागत से बने हैं फ्लैट्स।
और जब ईरान और इजरायल के मन में बरसों से सुलग रही दुश्मनी को जंग के मैदान पर निकालने का मौका मिलेगा तो जाहिर है नफरत का लावा ज्वालामुखी के विस्फोट की तरह फूट पड़ेगा। ईरान और इजरायल के भिड़ने की आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि अजरबैजान इजरायल में अपनी एम्बेसी खोलने का मन बना चुका है। इजरायल का अजरबैजान में दूतावास 1993 से ही है, लेकिन 30 साल के रिश्तों में यह पहली बार होगा जब अजरबैजान भी इजरायल में अपनी एम्बेसी खोलेगा। बस अजरबैजान और इजरायल की इसी करीबी ने ईरान का दिमाग खराब कर दिया है, क्योंकि अजरबैजान के इजरायल में दूतावास खोलने का मतलब यह होगा कि दोनों देशों की दोस्ती पर राजनयिक स्तर पर भी मोहर लग जाएगी और यह ईरान कतई नहीं होने देना चाहता। ऐसा इसलिए क्योंकि अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग में ईरान दूसरी तरफ खड़ा है। ईरान भले ही अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों का पड़ोसी है, लेकिन नागोर्नो कराबाख की लड़ाई में वो आर्मेनिया के साथ है, जबकि अपने दूसरे पड़ोसी अजरबैजान से उसकी जबरदस्त टेंशन चल रही है। ऐसी टेंशन कि पिछले हफ्ते ईरान के सरकारी चैनल ने इजरायल और अजरबैजान को धमकाता हुआ एक गाना तक जारी कर दिया था। और तो और ईरान ये तक कह चुका है कि अगर आर्मेनिया की जमीन पर अजरबैजान ने कब्जा किया तो फिर ईरान भी इस जंग में कूद जाएगा। पिछले महीने ही अपनी ताकत दिखाने के लिए ईरान अजरबैजान के बॉर्डर के पास एक बहुत बड़ी मिलिट्री ड्रिल भी कर चुका है। यानी पिक्चर बिल्कुल साफ है, जंग में आर्मेनिया की तरफ होगा ईरान और अजरबैजान की तरफ से लड़ेगा इजरायल। और यही ईरान का बड़ा खेल है, क्योंकि शिया मुसलमानों का रहनुमा बनने वाले ईरान ने धर्म को ही टाटा बाय बाय कह दिया है। ईरान शिया मुस्लिम देश होने के बावजूद बहुसंख्यक ईसाई आबादी वाले आर्मेनिया से हाथ मिला बैठा है, जबकि अजरबैजान में भी शिया मुस्लिम ही बहुसंख्यक हैं। लेकिन जब सामने इजरायल जैसा कट्टर दुश्मन बैठा हो तो ईरान को धर्म को भूल जाने में ही भलाई दिखी। इजरायल अजरबैजान के बड़े हथियार सप्लायरों में एक है और उसके हथियारों का दम तो पूरी दुनिया भरती है। इजरायल के पास जबरदस्त ड्रोन से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइलों का भरा पूरा जखीरा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल से मिले ड्रोन की बदौलत ही अजरबैजान युद्ध में आर्मेनिया को हरा पाया था। वहीं एक अनुमान के मुताबिक 2016 से 2020 के बीच अजरबैजान ने अपने हथियारों के इंपोर्ट का 69% हिस्सा इजरायल से मंगाया था। ऊपर से ईरान अजरबैजान में इजरायल की सेना की मौजूदगी का आरोप भी लगाता रहा है। ये भी कहा जाता है कि इजरायल अजरबैजान से ईरान के खिलाफ खुफिया ऑपरेशन चलाता है। ऐसे में अगर ईरान का दुश्मन उसके पड़ोस में ही जम जाएगा तो ईरान को परेशानी होगी। यह भी एक वजह है कि ईरान बीते कुछ वक्त से अपनी सेना को मजबूत बनाने में लगा है। वो अपने हथियारों पर भी काम कर रहा है और उसके शाहिद ड्रोन तो कीव पर कहर ढा ही रहे हैं। लेकिन इस जंग में सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा करने लग गया। ये सच्चाई है कि नहीं है? तो ऐसे लोगों को फिर बैठाना है क्या? ऐसी पार्टी को फिर बैठाना है क्या? अगर नहीं बैठाना है तो अपने हितों के हकूक के लिए 12 तारीख को आपने अपना हक अदा करना है और अपने हकों की रक्षा करनी है। इसको हमको समझिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अगर मिट्टी अपना हक अदा ना करे तो पेड़ पौधा फूल नहीं देता है, पेड़ पौधा फल नहीं देता है। मिट्टी को अपना हक अदा करना पड़ेगा। इसलिए 12 तारीख को आपको अपना हक अदा करना पड़ेगा, आपको अपने हकों की रक्षा करनी पड़ेगी। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं। मैं आया यहां पीछे, मुख्यमंत्री जी ने 201 करोड़ रुपए 210 करोड़ रुपए का शिलान्यास किया। मैं आया, मैंने 105 करोड़ की स्कीमों का शिलान्यास। डर है कि तुर्की की ताजा डील दोनों देशों के बीच सुलग रही आग में घी डालने का काम कर सकती है, क्योंकि ग्रीस से दुश्मनी निकालने के लिए तुर्की ने उंगली टेढ़ी कर ली है। तुर्की और ग्रीस एक दूसरे के पड़ोसी हैं और दोनों के बीच समंदर में मौजूद गैस और तेल के लिए काफी अरसे से विवाद है। लेकिन तुर्की ने उस विवाद का तोड़ निकालने के लिए अफ्रीकी देश लीबिया को मोहरा बना लिया। पिछले महीने की शुरुआत में तुर्की ने लीबिया के साथ भूमध्य सागर में तेल और गैस का पता लगाने के लिए एक डील की थी। ग्रीस के दक्षिण में भूमध्य सागर के पार दूसरी तरफ लीबिया है। डील के तहत तुर्की लीबिया के तट के पास तेल और गैस का भंडार खोजेगा।